नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और यह जो लेक्चर है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास को हम देख रहे हैं और इसमें जो हम देख रहे हैं वह है अंग्रेजों की प्रमुख आर्थिक नीतियाँ। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें हमने जो देखा था अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था को हमने देख लिया है। थोड़ा सा इसको पूर्वावलोकन करना चाहें तो देखें, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमने इसको देखा तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वह देखें तो 1857 की 1857 बल्कि 1757 की प्लासी के युद्ध के दौरान जब उनको या यूं कहें कि 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध की सफलता के बाद कंपनी को बंगाल के नवाब मीर जाफर से 24 परगना की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद कंपनी को 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसके बाद जो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल बनता है भारत में, वह वारेन हेस्टिंग बनता है। तो इसने सबसे पहले वारेन हेस्टिंग 1732 में पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया। 1736 में पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त कर एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई, भू राजस्व प्रणाली की शुरुआती यानी इसका बैकग्राउंड रहा। इसके बाद हमने देखा अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त भी इसका नाम जानते हैं, या इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको जानते हैं। हालांकि इसमें विस्तार चर्चा कर लिया, इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड करें तो ये 1793 उस दौरान जो है कंपनी का जो गवर्नर जनरल था भारतीय क्षेत्रों, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने इसमें ध्यान दें, सारी जानकारी इसमें है कि यह जो है समस्त अंग्रेजी भारत की भूमि का 19% भाग पर यह जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जिसमें बनारस, गाजीपुर, नॉर्थ इंडिया इत्यादि भी शामिल थे। यहाँ पर देख सकते हैं। और यह कब शुरू किया गया इसको भी, और यह जॉन शोर जो है उसके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी, जिसमें 10/11 भाग या 90% कंपनी को देना होता था और 10% यानी 1/11 भाग जमींदार खुद रखते थे। और इसको सूर्यास्त नियम के नाम से भी जानते हैं। इसको सूर्यास्त नियम क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा चर्चा कर लें। हालांकि 1794 ईस्वी में देखें तो एक कानून बना दिया गया जिसे सूर्यास्त नियम कहा जाता है। इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि से सूर्यास्त तक, यानी पूर्व निर्धारित तिथि जो निर्धारित कर दी गई है कि सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी, यानी जमींदारों को जमींदारी छीन ली जाएगी। क्योंकि यहाँ देखें जो जमींदारी प्रथा थी वह भूमि पर जमींदारों का अधिकार पैतृक बना दिया गया, लेकिन हस्तांतरित था, यानी इसको जो है नीलामी द्वारा दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। दूसरी व्यवस्था को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत में से यहाँ किसान से है, यानी इसमें देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1820 में और इसके जो प्रतिपादक थे थॉमस मुनरो, यानी हमने इसमें देख लिया था थॉमस मुनरो यहाँ पर कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। रैयत मीन्स किसान है। इसके अंतर्गत देखें तो यह बम्बई, मद्रास और असम में यह लागू की गई थी और समस्त अंग्रेजी भूमि का 51% भाग पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। भूमि का मालिक किसान होता था, राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। इसमें कर की दर जो है 33% से बढ़ाकर 55% यानी आधा कर दी गई थी, 50% से ज़्यादा कर दी गई थी। यानी कर की दर पहले 33% इसको बढ़ाकर 55% कर दिया गया था। यानी यहाँ देख सकते हैं पहले 33% थी, इसको बढ़ाकर 55% यानी 50% से ज़्यादा कर दिया। और इसके अंतर्गत आखिरी व्यवस्था देखें तो महलवाड़ी पद्धति आती है। महलवाड़ी पद्धति देखें तो यह जो है विलियम बेंटिंग यानी 1833 में जो विलियम बेंटिंग था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय देखें तो 1828 से लेकर 1835 जो इसका समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। इसमें ध्यान देना है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम जो था वह वारेन हेस्टिंग था, इसको हमने देख लिया था। ये वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। और जबकि देखें गवर्नर जो सर्वप्रथम बनाया गया, बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था वह लॉर्ड क्लाइव था। तो यहाँ पर यह जो लाया गया था महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंग 1833, और इसमें ध्यान देना है कि 1833 की चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसमें देखें जो ये महलवाड़ी पद्धति, महल मतलब यहाँ गाँव या जागीर से है, क्योंकि इसमें कर देने की जिम्मेदारी गाँव या जागीरों की थी। तो इसमें यह ध्यान दें कि यह जो लागू की गई थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब इत्यादि में लागू की गई थी। समस्त भूमि का 30% भाग पर यह थी। भूमि पर गांव का अधिकार था, मुखिया को कर देना होता था और ये 60% था। इसमें ध्यान देना है कि राजस्व देने की जिम्मेदारी, यानी इसमें महलवाड़ी पद्धति में राजस्व देने की जिम्मेदारी जो थी
समस्त गाँव को या गाँव की मुखिया की थी और कर की दर 60% तक थी इसमें। और हमने ये देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू की गई थी। ये सारी जानकारी पूर्व कलेक्शन ने विस्तार से दे दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होता है वो अस्थायी बंदोबस्त देखें, जान शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको याद रखना है, समय याद रखना है और ये दर याद रखना है इसमें, और कहाँ पर यह लागू किया गया था यह इंपॉर्टेंट है, और कितनी भूमि थी अंग्रेजों की भारत में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था देखें तो यह सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी और यह और कितने भाग पर और इसके कौन प्रवर्तक रहे या किस कौन संबंधित रहा, इस समय कौन था, यह ध्यान रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। और इसके बाद महलवाड़ी पद्धति में देखें तो हार्ट मैकेजू को याद रखना है और आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखना है और यह दर क्या थी और कहाँ पर लागू किया गया था, सारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण को देखते हैं तो इसकी शुरुआत यानी इस नोट्स के माध्यम से देखें तो यहाँ बहुत संक्षिप्त में नोट्स में समझाया गया है कि यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यानी कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत देखें तो यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था कृषि के वाणिज्यीकरण के रूप में। यानी इसको थोड़ा देखें तो जैसा कि हम यह देखें जो 21वीं सदी में चल रहा है यानी 2025 जो वर्तमान समय है या 2000 के बाद वाला जो समय 21वीं सदी है, और इससे पूर्व की जो सदी थी 20वीं थी, यानी 1900 से लेकर के 2000 तक जो था यह 20वीं सदी थी, उससे पूर्व जो था वह 19वीं सदी थी। तो उसका उत्तरार्ध का मतलब ये हुआ कि 1800 से लेकर 1899 का जो समय था उसमें उत्तरार्ध का मतलब यह जो है 1850 से लेकर के 19 यानी उसके आखिरी समय जब चल रहा था 19वीं सदी का, तब यह घटना जो है उस महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में कृषि के वाणिज्यीकरण के रूप में उभरता है। इसके अंतर्गत देखें तो इसके तहत कुछ विशेष फसलों जिसमें चाय, कॉफी, रबड़, नील, गन्ना आदि का उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु हुआ, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। यानी भारत में जो कुछ विशेष फसलें हैं जिसमें चाय हुआ, कॉफी हुआ, रबड़ हुआ, नील हुआ, गन्ना हुआ का उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु हुआ था, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। यानी कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत ये सब शामिल है। और इसमें देखें बागानों का स्वामित्व मुक्त यूरोपियों के पास था। यानी भारत में जो बागान था उसका स्वामित्व यानी मालिकाना हक जो था वो यूरोपियों के पास था, भारतीयों के पास नहीं था। यानी बाग या जगह तो भारतवासियों के थे, लेकिन उनके जो स्वामित्व का काम था यानी उनके मालिकाना हक यूरोपीय उसको देखते थे, भारतीयों को उस हक नहीं दिया गया था। उसी प्रकार से जो भारतीय चाय, कॉफी, रबड़, नील, गन्ना इत्यादि का उत्पादन करते थे वो उनके ग्रामीण उपयोग के लिए नहीं होता था, बल्कि उनको ले करके वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार में बेच करके मुद्रा कमाते थे। कृषि के वाणिज्यीकरण का यह दुष्प्रभाव के अंतर्गत शामिल है। यानी किसान जो खुद पैदा करे उसका उपभोग न कर सके। तो यहाँ पर देखें वाणिज्यीकरण के कारण क्या थे। यानी हमने देखा कि इसकी शुरुआत कब से होती है, यह हुआ, और किन विशेष फसलों का वाणिज्यीकरण हुआ, और इसमें बागानों का स्वामित्व देखें तो यूरोपियों के पास था। और वाणिज्यीकरण के कारण क्या थे तो इसमें समझ लेते हैं, इसके कारणों को देख लें तो इसमें जो मुख्य कारण है आपके ये 6 कारण इसमें दिखाए गए हैं। पहला देखें तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, प्रतियोगिता में बढ़ोतरी, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, रेलवे सड़क साधन की राष्ट्रीय मंडी का विकास, यानी रेलवे सड़क साधन की राष्ट्रीय मंडी का विकास, देशी विदेशी व्यापार में वृद्धि, और अंग्रेजी पूंजी के आने से विदेशी व्यापार में वृद्धि। यानी अंग्रेजी पूंजी के आने से विदेशी व्यापार में वृद्धि इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। यानी कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों हुआ, इसके ये 6 प्रमुख कारण को देख सकते हैं आप। पहला यहाँ से मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार होने के कारण, प्रतियोगिता में वृद्धि के कारण, एकीकृत राष्ट्रीय यहाँ बाजार लिखा है, बाजार मार्केट का अभ्युदय हुआ, देशी विदेशी व्यापार में वृद्धि हुआ, रेलवे सड़क साधन का राष्ट्रीय मंडी का विकास हुआ, और अंग्रेजी पूंजी के आने से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि इसी दौरान जो है भारत में जब राजनीतिक उथल थी, जिस दौरान प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध और ये सब जानकारी हो रही थी, या ये सब घटनाएं भारत में हो रही थी, पानीपत का तृतीय युद्ध इत्यादि हो रहा था, उस दौरान इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो चुकी थी। और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है वह देखें तो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया था और खपत भी बढ़ गई थी। तो उसके लिए मार्केट के रूप में भारत यानी जो औपनिवेशिक थे अंग्रेजों का, उनका उसने उपयोग किया, यानी वहाँ पर वाणिज्यीकरण का प्रयोग किया अंग्रेजों द्वारा, और उसके कारण ये प्रमुख 6 कारण शामिल हैं। इसमें देखें तो भारतीय कृषकों का प्रभाव क्या हुआ, तो इसमें देखें तो महत्वपूर्ण रूप से 3 प्रभाव इसमें दिखाए गए हैं कि भारतीय कृषकों का प्रभाव क्या हुआ। तो भारतीय किसानों का मूलतः नुकसान हुआ, कृषि उत्पादन भी नहीं बढ़ा। 1917 का चंपारण नील विद्रोह प्रमुख घटना घटी।
हालांकि इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे 1917 के चंपारण नील विद्रोह पर, क्योंकि यहीं से गांधी युग की शुरुआत होती है। इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग किया था 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था। चंपारण घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुई थी। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था, जिन्हें तीन कटिया पद्धति भी कहा जाता था। यह चरम प्रभाव था, यानी 1917 का चंपारण नील विद्रोह की घटना जो इसकी चरम पर थी, क्योंकि यह देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह ज़्यादा मतलब चर्चा में आई थी और यहीं से गांधी युग की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से भारतीय कृषकों का प्रभाव तो इस दौरान देखें तो जो पड़ रहा था, उसकी परिणति के रूप में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण का नील विद्रोह घटना शामिल होती है। थोड़ी जानकारी और ऐड कर लें तो देखिए 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां कमिश्नर ने तुरंत चले जाने को कहा था गांधी जी को, परंतु गांधी जी नहीं माने थे। अंत उन्हें चंपारण गांव जाने की अनुमति दे दी गई। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेपी कृपलानी जी, महादेव देसाई, मजहरुल हक थे, नरसिंह पारिक व ब्रिज किशोर इत्यादि थे। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अन्यथा यह बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। इसमें हमने देखा भारतीय कृषकों का प्रभाव क्या रहा, तो आर्थिक नीतियों के 3 चरणों को देख लेते हैं। यानी हम देख रहे हैं कृषि का वाणिज्यीकरण के अंतर्गत आर्थिक नीतियों के 3 चरण को देखें। यहाँ 3 चरण दिखाए गए हैं शार्ट नोट्स में। तो प्रारंभिक चरण इसका देखें तो आर्थिक नीतियों के 3 चरण में प्रारंभिक चरण जो होता है 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक, यानी कंपनी की जो स्थापना होती है 1600 ईस्वी में अकबर द ग्रेट के समय में और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उस दौरान। तो 1600 से 1757 यानी इस दौरान देखें लगभग 150 वर्षों तक जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह व्यापारिक रूप में व्यापार कर रही थी, यानी व्यापारिक रूप में भारत में जो है व्यापार कर रहे थे। तो ये प्रारंभिक चरण का था। इसके बाद जो है वह 200 वर्षों तक शासन करने में सफल होते हैं। आगे उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक चरण इसका 1600 से 1757 ईस्वी तक था। कंपनी का पूरा ध्यान व्यापार यानी खासकर भारत में सूती वस्त्र एवं मसालों के निर्यात पर था। खासकर भारत से सूती वस्त्र एवं मसालों के निर्यात पर केंद्रित था इनका। यानी 150 वर्षों तक इन कंपनी का पूरा ध्यान कहाँ पर था? जो कंपनी जो थी यह एक शेयर पर आधारित कंपनी थी, जिसमें प्रारंभिक चरण में 217 इसमें साझेदार शामिल थे। तो ये शेयर पर आधारित कंपनी थी और कंपनी का पूरा ध्यान जो है खासकर भारत से सूती वस्त्र को भेजना था, मसालों को निर्यात करना था यानी बेचना था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अपने घरेलू बाजार में। दूसरा चरण इसमें देखें तो प्लासी युद्ध के बाद शुरू होता और यह 1800 ईस्वी तक चलता है। दूसरा चरण मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर कंपनी ने अपने लिए जगह बनाई दूसरे चरण में। दूसरा चरण इसका देखें तो लगभग 50 वर्षों तक इसका दूसरा चरण। पहला चरण इसमें 150 वर्षों तक था, इसमें वह सत्ता के रूप में आ चुके थे इस प्रशासन 50 वर्षों के अंतर्गत। तृतीय चरण इसका जो होता है वो 1800 से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक तृतीय चरण इनका रहता है। भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो चुका होता है इस दौरान। इसमें आगे देखते हैं वित्त संबंधित समितियां कौन सी थी। यानी कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत वित्त संबंधी यानी फाइनेंस रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कौन कौन सी समितियां थी। तो महत्वपूर्ण रूप से समितियां देखें तो आपकी पहली अमीनी समिति थी। 1778 ईस्वी में ये अमीनी समिति बनाई गई थी। भू राजस्व अकाल से संबंधित यह समिति वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा सकता है। अमीनी समिति किससे संबंधित है? तो 1878 की भू राजस्व अकाल नीति से संबंधित अमीनी समिति है। दूसरी देखें तो वेलवी आयोग है। दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत के आरोपों की समीक्षा हेतु बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, उसकी समीक्षा के लिए जो वेलवी आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद देखें तो निकोलसन आयोग का गठन किया गया था 1892 में सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच के लिए। यही आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वित्तीय समितियां याद रखना है कि वित्त संबंधित समितियों पहले अमीनी समिति, दूसरी वेलवी समिति और तीसरी इसमें देखें निकोलसन आयोग बनाया गया था 1892 में। इसके अलावा देखें तो हाईलैंड समिति 1916 उद्योगों का विकास के लिए बनाई गई थी। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन के पूर्व मूल्यांकन के लिए बनाया गया था। हिटले आयोग देखें तो 1929 में श्रमिक से संबंधित आयोग बनाया गया था। सप्रू आयोग 1934 में बेरोजगारी से संबंधित है। और फ्लाउड देखें 1940 में फसल उत्पादन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वित्तीय समितियां थी। इन वित्त संबंधित समितियों की थोड़ी से विस्तार कर लेते हैं। तो देखिए इसमें फ्लाउड आयोग जो 1940 का है, फसल उत्पादन संबंधित है। इसमें देखें इस आयोग की सिफारिश से बंगाल के तेभागा का मतलब 3 भागा, फसल का 3 भाग यानी 2/3 भाग जो किसान चाहते थे, इसलिए आंदोलन के 1/3 भाग जमींदारों को देना चाहते थे।
होता था इसका उल्टा। तो इसमें इस समिति की यानी जो फ्लाउट आयोग 1940 थे, इस आयोग की सिफारिशों से बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली। इसने भी फसल के आधे के बजाय 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को जायज ठहराया था। और इसमें देखें तेभागा आंदोलन जो बंगाल से इसमें संबंधित जो नेता थे कंपाराम सिंह एवं पवन भवन सिंह थे, 1946 में आंदोलन हुआ था। तो आप देखें तो इसमें सप्रू आयोग 1934 ईस्वी का है, यानी यह देख सकते हैं इसमें जो है इसमें इस समिति द्वारा मध्यम वर्गीय बेकारी की यानी बेरोजगारी की जांच की गई। इस समिति ने 1935 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद देखें व्हिटले आयोग 1929 ईस्वी का। इस आयोग को भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की वर्तमान परिस्थिति के विषय में सुझाव देना था। परिणाम क्या, इस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने कार्रवाई की तथा कई कानूनों में संशोधन किया था व्हिटले आयोग द्वारा। इसके अलावा देखें तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड 1928 ईस्वी की जांच समिति जो यह है बारदोली से संबंधित, इस समिति ने स्वीकार किया कि बारदोली के पुनर्मूल्यांकन में खामियां थी, तथा भूमि कर वृद्धि की दर को 6.03% करने की सिफारिश की थी। यह मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जो जांच समिति थी। इसके बाद देखें हालैंड समिति देखें तो हालैंड समिति आपकी 1916 ईस्वी की हालैंड समिति है। इसमें क्या बताया गया था, इस समिति ने उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी थी। इसके अलावा देखें निकोलसन समिति 1892 की समिति, इसके बारे में देखें तो इस समिति ने सहकारी संस्थाओं संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट दी थी। और अभी हमने देखा जो अमीनी समिति थी यानी बिलवी समिति को भी देख लेते हैं। तो इसमें यह था, इस आयोग ने धन संपत्ति के दादा भाई नौरोजी यानी धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी के से प्रश्न किया था इस समिति बिलवी आयोग ने। और पहले हमने समिति देखा था अमीनी समिति 1778 ईस्वी की। इस समिति ने भू राजस्व तथा अकाल संबंधित सिफारिशें की थी। हालांकि ये मुख्य समितियों के बारे में हमने चर्चा किया, अन्यथा बहुत सी समितियां बनाई गई थी उस दौरान। और इसका नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स को देखें तो नोट्स में यह दिया गया कि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन DVK.R.V. राव ने किया था। यानी राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन DVK.R.V. राव जी ने किया था। अब इसमें देखते हैं धन बहिर्गमन के सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था और अन्य जो भारतीयों ने दिया था। यानी यहाँ से देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या होता है। धन बहिर्गमन के सिद्धांत को इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें महत्वपूर्ण रूप से दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। इसका अर्थ देखें, अर्थ यह भारतीय संपत्ति में वस्तुओं का इंग्लैंड की ओर एक तरफा प्रवाह है। यानी धन बहिर्गमन सिद्धांत का जो अर्थ है वह यह है कि भारतीय संपत्ति वस्तुओं का इंग्लैंड की ओर एक तरफा प्रवाह, इसका अर्थ यह है। इस सिद्धांत को देने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी जी थे। नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में उन्होंने पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये किताब इनकी बुक है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, जो किसकी बुक है, दादा भाई नौरोजी जी को, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें ध्यान दें कि नौरोजी जी ने द वॉइस एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में इसकी व्याख्या की थी। यानी इनका लेख यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेख है, द वॉइस एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में इन्होंने इसकी व्याख्या की थी, एक्सप्लेनेशन दिया था। वर्ष 1905 इसमें इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स यानी सारी बुराइयों की जड़ 1905 में, अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा था इन्होंने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब 1901 में लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पूछा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी बुक है, दादा भाई नौरोजी जी की, जिन्होंने 1901 में इसको लिखी थी। अब इसमें देख लेते हैं अन्य प्रतिपादकों में, यानी धन बहिर्गमन के सिद्धांत में अन्य प्रतिपादक कौन हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से आते हैं महादेव गोविंद रानाडे जी आते हैं। ऐसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1898 में लिखा है। रानाडे ने नौरोजी जी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को नकारते हुए भारत में गरीबी का प्रमुख कृषि के पिछड़ेपन को माना है। ध्यान देना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी इनकी ही है, महादेव गोविंद रानाडे जी की है। रानाडे नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है नौरोजी जी का है, इसको जो है रानाडे नकारते हैं। भारत में गरीबी का प्रमुख कारण कृषि का पिछड़ापन मानते हैं गोविंद रानाडे जी। इसके बाद देखें दूसरे जो इसमें अन्य प्रतिपादक हैं, रमेश चंद्र दत्त जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, के लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख इसका किया गया है। यानी धन के बहिर्गमन सिद्धांत का इसमें चर्चा किया है रमेश चंद्र दत्त जी ने अपने लेख इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुब्रमण्य अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय भी प्रमुख आर्थिक आलोचकों में शामिल हैं। यानी एग्जाम दृष्टिकोण से ये सारे महत्वपूर्ण है। नोट में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में बम्बई में होता है और इसके अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
और जबकि तीसरा 1887 से मद्रास में होता है, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हालांकि दूसरा सम्मेलन 1886 में होता है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी जिन पर विस्तार से चर्चा किया था वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहले में बीएमएस चंद्र बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। और चौथा इलाहाबाद में होता है 1888 में, इसमें जॉर्ज यूलिस की अध्यक्षता करते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं। हालांकि यहाँ पर हम 1896 के बारे में देख रहे हैं तो 1896 12वां कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, या कलकत्ता में किया गया था। इसमें ध्यान देना कि इसकी अध्यक्षता रहीमुल्लाह सयानी जी ने किया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसी में, और इसी में जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति मिली थी, अर्थात उनको स्वीकार किया था कि धन का बहिर्गमन जैसी चीज़ें होती हैं। और हमने देखा कि धन के बहिर्गमन का अर्थ क्या है, भारतीय संपत्ति वस्तुओं का इंग्लैंड को एक तरफा प्रवाह था। देखते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जल्दी समझ लेते हैं। तो देखें इसमें जो प्रभाव पड़ता है वह पहला अनौद्योगिकरण होता है, यानी भारत में अनौद्योगिकरण होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। इसके प्रभाव के रूप में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो जाता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण होता है। इससे भारत में अनेक शहरों का पतन होता है, और भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन एवं भारतीय पूंजीपतियों का हतोत्साहन होता है, यानी भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन होता है एवं भारतीय पूंजीपतियों का जो है हतोत्साहन होता है। भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण इससे हो जाता है, यानी इससे कुल मिलाकर जो है उपनिवेशवादियों यानी उपनिवेश करने वाले जो इंग्लैंड के थे उनका फायदा होता है, भारतीय लोगों का, और भारत का इससे फायदा नहीं होता है, क्योंकि औद्योगिकरण तो इंग्लैंड में होता है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, लेकिन उसका परिणाम जो होता है भारत में अनऔद्योगिकरण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण होता है, यानी विकास का पिछड़ापन, यानी ग्रामीणीकरण हो जाता है। यहाँ पर जो है शहरीकरण नहीं हो पाता, यानी विकास का इंजन के रूप में जो शहरीकरण वो नहीं हो पाता, इसका ग्रामीणीकरण, यानी जो शहर थे वो भी गांव के रूप में तब्दील होते हैं, शहरों का पतन हो रहा था। भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन, यानी ब्रिटिश पूंजी आ रही थी, भारतीय पूंजीपतियों का हतोत्साहन, यानी पूंजीपति थे वो गरीब हो रहे थे, और उनकी पूंजी, यहाँ की जो पूंजी थी वो इंग्लैंड जा रही थी, और जो वो अपनी पूंजी निवेश कर रहे थे वह कच्चे माल के रूप में यहाँ से पुनः जो है अपने देश भारतीयों का पैसा ले जा रहे थे, और अपने बने चीज़ों को बेच रहे थे, भारतीय चीज़ों को नहीं खरीद रहे थे। इसमें देखें भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था, इसमें हमने देख लिया था। इसमें देखें कृषि के वाणिज्यीकरण यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसके क्या प्रभाव पड़े, किसानों को हानि हुई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई, नकदी फसलों को महत्व, इससे खाद्यान्नों की कमी हुई, यानी जो नकदी फसलों जो कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान जो मांग बढ़ गई थी, तो अब नकदी फसलों का जो है उत्पादन या महत्व बढ़ा दिया था, इससे खाद्यान्न की कमी, यानी भारत में भुखमरी, बेरोजगारी इत्यादि आ रहे थे, यानी भारत जो है कुपोषित जनित जो समाज था, यानी एक तरह से देखें तो पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। नोट में से महत्वपूर्ण देखें तो नोट 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। 1853 में बंबई में सूती वस्त्र विकास, यानी 1853 में बंबई में सूती वस्त्र कावसजी भाई द्वारा किया गया। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल लगी। 20वीं सदी में देश में चीनी, सीमेंट आदि उद्योग स्थापित हुए। ताकि ये जो अंग्रेजों द्वारा किया गया वो उनके विकास के लिए ही किया गया भारत में स्थापित, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यानी 20वीं सदी उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों का विकास भारत में होना शुरू हुआ, या अपने ही फायदे के लिए हालांकि कर रहे थे। 1823 में बंबई में सूती वस्त्र एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कावसजी भाई द्वारा किया गया। 1855 में सिरसा में पहली जूट मिल लगी थी, और 20वीं सदी में देश में चीनी, सीमेंट आदि उद्योग के स्थापित किए गए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अकाल आयोग को देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें देखें सबसे पहला जो अकाल आयोग है वो स्ट्रैची आयोग है, यानी स्ट्रैची आयोग। इसमें समय देखें तो 1878 से 1880 ईस्वी तक जो स्ट्रैची आयोग बनाया गया था। इसके बाद देखें तो आपका जो है कैम्पबेल आयोग आता 1866 से 1867 ईस्वी तक है, यानी पहला आयोग यही है कैम्पबेल आयोग जो 1866 से 1867 तक है। इसके बाद दूसरा आयोग ये है। तीसरा ये है लायल आयोग 1897 में बनाया जाता है, और चौथा इसमें मैकडोनाल्ड आयोग जो 1900 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। तो अकाल आयोग को थोड़ा विस्तार समझने से पहले जो इसमें नोट्स दिया गया इसको समझ लेते हैं। तो ये देखें सूती वस्त्र उद्योग जो हमने देखा, सूती वस्त्र उसमें देखें तो 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग का इतिहास प्रारंभ होता है। स्थानीय पूंजी इस उद्योग का प्रमुख आधार थे। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई थी, परंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग मुंबई क्षेत्र में केंद्रित रहा। यानी सबसे पहले देखें 1888 में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई थी सूती वस्त्र संबंधित। बंबई में पारसी कासव जी, यानी ये पारसी कासव जी भाई थे, कासव जी नाना भाई दामार ने 1853 में पहला कारखाना स्थापित किया था। तभी से इस उद्योग का इतिहास शुरू होता है। J.N. टाटा द्वारा 1877 ईस्वी में एम्परेल मिल नागपुर में प्रारंभ किए जाने के बाद वास्तविक प्रगति शुरू हुई थी। इसके बाद जूट में देखें तो यह है कि भारत में पहला जूट कारखाना श्रीरामपुर बंगाल, यानी इस सिरसा है, यानी यहाँ पर श्रीरामपुर बंगाल के निकट
सिरसा में, यानी सिरसा कहाँ पर है, श्रीरामपुर जो बंगाल में है, सिरसा के निकट 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस उद्योग पर पूरी तरह यूरोपियों का आधिपत्य था, इसलिए इसके विकास की अधिक संभावनाएं थीं। इसके लिए बंगाल में उपलब्ध पटसन अत्यंत उपयोगी था। 19वीं शताब्दी अंत में ताराचंद घनश्याम दास सेठ की मदद से बिरलाओं ने कलकत्ता आकर कच्चे जूट से व्यापार में प्रवेश किया। इसके अलावा देखें, लोहा इस्पात उद्योग को देखना चाहें तो सर्वप्रथम जमशेदजी टाटा के पुत्र JN टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर बिहार में टिस्को की स्थापना की थी। इसमें 1991 ईस्वी में पिग आयरन और 1992 ईस्वी में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। इसमें एक जानकारी और इसमें जोड़ लेते हैं, जो यह यानी देखें, इसमें जो समिति बनाई गई थी, भू वित्त संबंधित समितियां जो बनाई गई थी, इसमें एक समिति बारदोली कृषक आंदोलन के पूर्व में क्या मूल्यांकन है, तो मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति 1928 बनाई गई थी। तो बारदोली सत्याग्रह समझ लेते हैं। तो गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश में एक तरफ सामान्य कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उन्हीं दिनों बारदोली के किसान लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। 1926-27 ईस्वी में कपास के मूल्य में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ा दिया। बाद होकर किसान अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार थे, किंतु मंदी की वजह से कोई खरीदार नहीं था। किसानों की ओर से कांग्रेस नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। इसमें ध्यान दें कि 4 फरवरी 1928 ईस्वी को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुंचे। उनके नेतृत्व में बारदोली किसानों ने लगान की अदायगी तब तक न करने का निर्णय किया जब तक कि सरकार किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन नहीं करती या पहले से दिए जा रहे लगान को पूरी तरह अदायगी नहीं मानती। सरकार ने पूरे तालुकों में 13 शिविरों में विभाजित कर प्रत्येक में एक अनुभवी नेता तैनात कर दिया था। इसी संबंध में मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति बनाई गई थी, बारदोली कृषक आंदोलन से संबंधित।